बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बच्चे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना बच्चे, उसके हम कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे बच्चे एटॉमिक नंबर, या उसका नाम दूसरा नाम होता है बच्चे प्रोटॉन नंबर। दूसरे नंबर पे बच्चे हमने डिस्कस करना है मास नंबर, या उसका दूसरा नाम होता है बच्चे न्यूक्लियन नंबर। थर्ड नंबर पे बच्चे हमने डिस्कस करना है एटॉमिक मास, या उसको कहते हैं बच्चे एटॉमिक वेट। और फोर्थ नंबर पे बच्चे हमने डिस्कस करना है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो लेते हैं उसमें हम कार्बन 12 को ही क्यों एक्सेप्ट करते हैं। और बाद में बच्चे हमने देखना है एवरेज एटॉमिक मास, और एट द एंड हम देखेंगे इसमें बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये जो सबसे पहले बच्चे आपके एटॉमिक नंबर और ये जो मास नंबर है ना, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। जो बिल्कुल 9th क्लास के स्टूडेंट है ना वो तो इसको लाजमी देखें, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है ना वो बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी ये वाली जो बच्चे टॉपिक है ना, इसमें हम बच्चे 9th क्लास और फर्स्ट ईयर दोनों को कवर करेंगे। तो आज हम बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर से बच्चे। अच्छा बच्चे, एटम में बच्चे बुनियादी तौर पर होती हैं बच्चे तीन चीज़ें। या तो उसमें होते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर पे उसमें होते हैं प्रोटॉन, और थर्ड नंबर पे उसमें क्या होते हैं बच्चे न्यूट्रॉन। अच्छा बच्चे, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं बच्चे एटम के सेंट्रल पार्ट में, जिसको बच्चे आप कहते हो न्यूक्लियस का नाम देते हो, ठीक है ना बच्चे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल गोल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसको आप नाम देते हो बच्चे शेल का। अब होता क्या है, किसी भी एटम में जब वो न्यूट्रल स्टेट में होता है बच्चे, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे उतने ही उसमें क्या होंगे बच्चे प्रोटॉन होंगे। यानी लेट्स सपोज किसी एटम में अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन भी बच्चे कितने होंगे, 15 प्रोटॉन। अब होगा क्या, एटम में आम तौर पर बच्चे ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये बच्चे कांस्टेंट रहते हैं। ये क्या रहते हैं बच्चे, कांस्टेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी चीज़, उसमें प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे एटम में, ये चेंज होते रहते हैं, ये वेरी करते रहते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो बच्चे उसमें इलेक्ट्रॉन तो एटम के चेंज होंगे, लेकिन प्रोटॉन क्या रहेंगे बच्चे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना बच्चे एटम के अंदर, उसको हम नाम देते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर के। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन्स किस में होते हैं बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया बच्चे न्यूक्लियस में। ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना बच्चे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, इसको बच्चे हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, या इसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन नंबर। अच्छा बच्चे, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, इसको बच्चे हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। लिखेंगे कैसे बच्चे, इसको लिखा जाएगा बच्चे एटम के लेफ्ट साइड पे। कहाँ पर लिखा जाएगा बच्चे, एटम के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में। और दूसरा लेफ्ट साइड में कहाँ पर, लेफ्ट साइड के भी बच्चे लोअर साइड में। कहाँ पर बच्चे, लोअर साइड में। आगे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे मेरे पास कोई भी एटम X है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कहाँ पर बच्चे हम लिखेंगे, उसकी लेफ़्ट साइड पे। ये उसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे कहाँ पर बच्चे जाएगा, उसकी लोअर साइड पे। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चे, हम Z से। ये देखें, ये मैंने लिख दिया बच्चे Z। अब इसकी दूसरी कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसी x को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 10 से। तो इस 10 से क्या मुराद है बच्चे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब वो उसमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे बच्चे, 10 प्रोटॉन्स होंगे। कितने प्रोटॉन्स होंगे बच्चे, 10 प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा बच्चे, ये तो थी एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर से रिलेटेड डिस्कशन। आगे हम देख लेते हैं बच्चे। अगला जो बच्चे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चे, वो है हमारे पास बच्चे मास नंबर। क्या है बच्चे, मास नंबर। अच्छा बच्चे, दूसरा इसका क्या नाम है बच्चे, दूसरा बच्चे इसका नाम होता है न्यूक्लियन नंबर। इसको भी बच्चे हम समझ लेते हैं। दूसरा इसका नाम है बच्चे न्यूक्लियन नंबर। अब देखें, दोबारा आप ज़रा देख लें बच्चे। एटम में मैंने आपको बताया था बच्चे, एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं उसमें बच्चे प्रोटॉन, दूसरा उसमें क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चे, इन दोनों को बच्चे हम न्यूक्लियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस से मुराद है पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्या बच्चे इससे मुराद है, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ
न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी एटम में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चे, ये उसके न्यूक्लियस में होते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? न्यूक्लियन। अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद की बात करें, यानी टोटल नंबर की बात करें, किसकी बच्चे? टोटल नंबर। ये देखें बच्चे, जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी टोटल नंबर की बात करेंगे बच्चे, तब हम इसको नाम देंगे बच्चे मैस नंबर। दूसरा इसका क्या नाम होगा बच्चे? न्यूक्लियन नंबर। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। इसको बच्चे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे ए से। इसको भी लिखा जाएगा बच्चे लेफ़्ट साइड पे। कहाँ पर बच्चे? लेफ़्ट साइड पे। अच्छा बच्चे, लेफ़्ट साइड पे कहाँ पर लिखा जाएगा बच्चे? इसको अपर साइड पे। अब हम इसकी प्रॉपर बच्चे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें हम मैस नंबर को भी देख लेंगे और एटॉमिक नंबर को भी देख लेंगे। अब देखिए बच्चे, कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल सामने रख रहा हूँ बच्चे। ये मेरे पास है बच्चे हाइड्रोजन। अच्छा, ये बच्चे मेरे पास है हीलियम 2 और 4। अच्छा बच्चे, आगे हमारे पास आ जाते हैं बच्चे, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं पोटाशियम। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, आगे भी हम दोबारा पोटाशियम को ही बच्चे ले लेते हैं, 39, 19 एंड प्लस। अब आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चार मैंने आपको जो बच्चे आपके सामने जो एग्जांपल्स रखी हैं, कि इसमें अलग-अलग बच्चे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इन्हीं के अंदर बच्चे क्या आपने बताना है प्रोटॉन्स कितने हैं, और इन्हीं के अंदर आपने क्या बताना है न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, और साथ हम इसमें देखेंगे इसका बच्चे एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसको बच्चे हम सेपरेटली डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब देखें बच्चे, मैंने आपको बताया था बच्चे, ये जो एटॉमिक, पहले हम सबसे स्टार्ट करते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर कहाँ पर होता है? सबसे पहले एलिमेंट को हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन 1N1। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है बच्चे? लेफ़्ट साइड में। कहाँ लिखा जाता है बच्चे? लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में कहाँ पर होगा? उसकी लोअर साइड में। तो ये देखें, ये लेफ़्ट और लोअर साइड में ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है बच्चे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? Z को, एटॉमिक नंबर को। तो इस वाले एलिमेंट का या एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चे? 1। अच्छा बच्चे, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके टोटल प्रोटॉन्स को। तो इसमें टोटल प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे? उसकी तादाद भी क्या होगी? 1। एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही बच्चे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है? 1। यानी इस एटॉमिक नंबर की मदद से आपको उस एटम के प्रोटॉन्स का भी पता चल गया है और उस एटम के इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया बच्चे। अच्छा बच्चे, आगे देखें। तो ये तो हमारा क्लियर हो चुका है बच्चे, हमने एटॉमिक नंबर तो निकाल लिया है। अब हम उसमें से निकालेंगे बच्चे, ये देखें हमने प्रोटॉन भी उसके निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन भी बच्चे हमने उसके निकाल लिए। अब हम निकालना चाह रहे हैं एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन। तो देखें बच्चे, एटॉमिक मास कहाँ पर होता है बच्चे? ये भी एटम के लेफ़्ट साइड पे होता है, लेकिन कहाँ पर होता है बच्चे? अपर। लेफ़्ट साइड पे तो होगा बच्चे, लेकिन कहाँ पर होगा? अपर साइड पे। तो ये देखें, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है बच्चे? 1। तो ए या एटॉमिक मास उसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चे? 1। दूसरी बात बच्चे, ये जो आपका एटॉमिक मास होता है ना, पीछे हमने डिस्कस किया था, ये दो चीज़ों का मजमूआ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। दूसरे लफ्ज़ों में इसको बच्चे हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू पी की जगह हम Z भी लिख सकते हैं, मतलब प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू N। अब हमने बच्चे क्या फाइंड आउट करने थे? उसमें से न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने थे। अब ये देख लें बच्चे, एटॉमिक मास ए की वैल्यू क्या है बच्चे? 1। प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर उसकी वैल्यू भी बच्चे क्या है? 1। अच्छा बच्चे, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? उसमें से बच्चे न्यूट्रॉन। अब इसका बच्चे आप सोल्यूशन निकालें, 1 - 1 इज़ इक्वल टू n। तो 1 - 1 आंसर क्या आएगा बच्चे? 0। तो इसमें बच्चे जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो क्या है बच्चे? 0 है। तो इसको बच्चे आप नोट कर लें, आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चे, आपने इसको नोट तो कर लिया होगा बच्चे। अब हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। अब हम बच्चे एग्जांपल ले लेते हैं हीलियम की। अच्छा बच्चे, हीलियम 2 4, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चे? लेफ़्ट साइड की जो लोअर वैल्यू है 2, तो इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 2। जो Z की वैल्यू है, Z से मुराद है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसका आप एटॉमिक नंबर कह रहे थे। तो टोटल इसमें बच्चे Z की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो वही उसके अंदर क्या होंगे बच्चे? प्रोटॉन। P की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे? 2। और जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में बच्चे, उतने उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चे? 2। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है
तो एटॉमिक नंबर में हम उसके साथ लफ्ज़ प्रोटॉन नंबर क्यों लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर क्यों नहीं लगाते? उसकी वजह क्या है बच्चे, प्रोटॉन जो होते हैं ना ये किसी भी एटम में बच्चे कांस्टेंट रहेंगे, ये तब्दील नहीं होंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो जाएंगे बच्चे, चेंज हो जाएंगे, या वेरी कर जाएंगे या चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था बच्चे, वैलेंसी के बारे में। मज़ीद आप सर्च कर लीजिएगा वैलेंसी बाई केमिस्ट्री एडिक्शन, तो उसमें ये सारा कुछ बच्चे आ जाएगा। अच्छा बच्चे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 2, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी हमने निकाला। अब हमने उसकी कौन सी वैल्यू निकालनी थी बच्चे, एटॉमिक मास, वो भी लेफ्ट साइड पे होगी और लार्जर वैल्यू होगी। तो लेफ्ट साइड पे जो बच्चे लार्जर वैल्यू है वो ऊपर क्या लिखी हुई है बच्चे, 4, क्या लिखे हुआ है बच्चे, 4। अब हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे, न्यूट्रॉन। तो फार्मूला क्या है बच्चे न्यूट्रॉन का, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन, या इसकी जगह लिख दो बच्चे Z, आगे लिख दो बच्चे न्यूट्रॉन। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चे, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो A की वैल्यू क्या है बच्चे, 4, इस वाले में A की वैल्यू क्या है बच्चे, 4। अच्छा बच्चे, P या Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर या उसमें प्रोटॉन नंबर, उसकी वैल्यू है बच्चे 2, n की हमें वैल्यू का नहीं आइडिया। तो 4 - 2 आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 2। तो उसके अंदर न्यूट्रॉन भी बच्चे कितने हैं बच्चे, 2 हैं। ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह से अब हम तीसरे एलिमेंट की तरफ बच्चे आ जाते हैं, पोटाशियम की तरफ बच्चे। पोटाशियम आयंस का भी हम निकाल लेंगे। अच्छा बच्चे, अब हम इसका बच्चे आप कोशिश कीजिएगा खुद से कर लीजिएगा। अब हम इसका कर लेते हैं पोटाशियम का बच्चे। अब देखिए बच्चे, एटॉमिक नंबर 19, ये इस तरह बच्चे। अब ये देखें बच्चे, सबसे पहले तो आपने इसके क्या निकालने बच्चे, एटॉमिक नंबर। लेफ़्ट साइड पे जो लोअर वैल्यू है, तो लोअर वैल्यू लेफ़्ट साइड पे क्या बच्चे, 19। तो Z ये उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, एटॉमिक नंबर। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके अंदर क्या होंगे बच्चे, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स भी क्या होंगे बच्चे, 19। अब देखें इधर मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इस प्लस से क्या मुराद है बच्चे, इससे मुराद है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। तो पहले उसमें 19 प्रोटॉन थे और 19 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो पीछे उसके इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे बच्चे, 18। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया था कि किसी भी एटम में प्रोटॉन जो होते हैं वो चेंज नहीं रहते, वो क्या होंगे बच्चे, कांस्टेंट। वो क्या होंगे बच्चे, कांस्टेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चे, 19। लेकिन इस वाले एग्जांपल में, ये वाली जो एग्जांपल है, इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चे, 18। अब इस वाले एग्जांपल में आपको प्रोटॉन भी 19 मिलेंगे और इधर भी आपको प्रोटॉन कितने मिलेंगे, 19। यानी प्रोटॉन कांस्टेंट रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन वेरी करते रहते हैं। इसी वजह से फिर एटॉमिक नंबर में हम प्रोटॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। अच्छा बच्चे, अब एटॉमिक मास में आ जाएँ। ए उसकी वैल्यू क्या है, लेफ़्ट साइड, और ये अपर वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है बच्चे, 39। उसकी वैल्यू क्या है बच्चे, 39। अब हमने उसमें से न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो फार्मूला है A इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z, या इसकी जगह आप लिख लो बच्चे प्रोटॉन इज़ इक्वल टू N। A की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है बच्चे, 39। अब Z या प्रोटॉन, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे, 19, वो आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो 39 - 19 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 20। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है बच्चे, 20। वेरी गुड। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो 9th क्लास की बुक में दी गई है बच्चे, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए बच्चे। अच्छा बच्चे, तो वो बच्चे आपके एग्जांपल क्या है बच्चे, उसमें उसने आपको एक एलिमेंट्स दिया है जिसमें उसने कहा कि उसका एटॉमिक मास है बच्चे 238 और उसका एटॉमिक नंबर बच्चे क्या है आपके पास, 92। ठीक है ना बच्चे। तो उसमें से आपने उसने आपसे सवाल किया कि उसके अंदर टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, क्या कितने हैं बच्चे, प्रोटॉन्स कितने हैं, और इसके अलावा साथ ही उसने आपसे पूछा कि उसमें से बच्चे क्या कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। अब अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कर सकता है कि अब आपने उसमें से बताना है कि उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर की वैल्यू दे के वो आपसे बेसिकली लेट्स सपोज 3 चीज़ें पूछना चाह रहा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमें तो नहीं पता ये एटम या एलिमेंट कौन है, तो सबसे पहले उसका सिंबल बनाए बच्चे X। ओके हो गया बच्चे। अच्छा, Z जो एटॉमिक नंबर है उसको कहाँ पर लिखना है बच्चे आपने, लेफ़्ट साइड और लोअर साइड। अच्छा, एटॉमिक मास है, इसको भी बच्चे आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है लेकिन अपर साइड पे, तो ये हो जाएगा बच्चे A। अब दोबारा देख लें बच्चे X, तो A की जगह उसने बच्चे आपको वैल्यू क्या दिया बच्चे, 238। ठीक हो गया बच्चे।
और Z। अच्छा बच्चे, X एलिमेंट उसका एटॉमिक मास A की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 238, Z की वैल्यू कितनी है बच्चे 92, यानी ये तो आप हमने उसके एलिमेंट के बच्चे सिंबल बना लिया, एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी पुट कर दी और एटॉमिक मास की वैल्यू भी पुट कर दी। अब देखें उसने आपसे क्वेश्चन क्या गया प्रोटॉन, तो जो बच्चे उसका एटॉमिक नंबर Z है वही तो उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बच्चे हम क्या नाम देते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर का। तो इसका बच्चे एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे 92, एटॉमिक नंबर Z क्या है 92, तो प्रोटॉन भी तो बच्चे वही होंगे, कितने होंगे बच्चे 92। वेरी गुड। अब उसमें से आपसे अलहदा क्वेश्चन लेट्स सपोज पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जितने उसके अंदर बच्चे प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल स्टेट में उतनी उसके अंदर क्या होंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 92 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बच्चे 92। वेरी गुड। अब आगे आ जाए बच्चे, उसने अब क्वेश्चन किया आपको बच्चे कि न्यूट्रॉन कितने हैं। अब न्यूट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास में। न्यूट्रॉन बेसिकली मौजूद होते हैं एटॉमिक मास में, क्योंकि आपका ये जो एटॉमिक मास A है वो होता है बच्चे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मजमुआ। ये न्यूट्रल उसके ऊपर मैंने चार्ज को शो किया। अब देखें A की वैल्यू, एटॉमिक मास की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है बच्चे 238, कितनी वैल्यू पीछे गिवन है 238। अच्छा बच्चे अब आगे देखें प्रोटॉन या उसमें से जो उसका एटॉमिक नंबर है वो आपके पास कितना गिवन है बच्चे 92 प्लस आपके पास क्या आ गया बच्चे न्यूट्रॉन। अच्छा बच्चे इसको ज़रा माइनस कर दें बच्चे 238 उसमें से आपने माइनस क्या करना है बच्चे 92, 82 क्या आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा बच्चे। इसके अलावा बच्चे 13 और 9 क्या आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा बच्चे आपके पास, और ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चे 146। इसी तरह बच्चे आपको वो कोई भी एलिमेंट दे दे उसमें से आपको अगर वो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास दे देगा उसमें से फिर क्वेश्चन कर लेगा कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चे कि वो आपको प्रोटॉन दे दे न्यूट्रॉन दे दे और इलेक्ट्रॉन भी दे दे और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उसका एटॉमिक नंबर बताएं और उसका एटॉमिक मास बताएं। तो इसको भी बच्चे आप नोट कर लें, आगे हम इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा बच्चे अब फर्दर मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बच्चे दे रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बच्चे बतौर असाइनमेंट बच्चे। एक तो इसमें बच्चे हम ले लेते हैं लेट्स सपोज सोडियम के हम ले लेते हैं बच्चे, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23, साथ आप ले लें बच्चे बेरिलियम, इसका बच्चे एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक मास 9। तो इसमें से आपने बच्चे इलेक्ट्रॉन भी खुद फाइंड करने हैं, प्रोटॉन भी खुद फाइंड करने हैं और एटॉमिक मास भी खुद फाइंड करना है। अच्छा बच्चे अब हम फर्दर बच्चे प्रोसीड कर लेते हैं बच्चे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चे हमारे पास एटॉमिक मास, ठीक है बच्चे, या इसका बच्चे दूसरा नाम होता है बच्चे एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे एटॉमिक वेट। अब देखें बच्चे ये जो एटॉमिक मास है ना और दूसरी पीछे जो अभी हम टर्म पढ़ के आ रहे हैं ना बच्चे वो क्या थी मास नंबर, ये टोटली दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मास नंबर तो बच्चे हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे एटॉमिक मास को। तो जब आप इसको भी आप समझ लेंगे तो आपको इन दोनों में बच्चे जो फ़र्क है ना वो वाज़ेह नज़र आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये आपने बात जहन में रखने के ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब देखें बच्चे कैसे, अब लफ्ज़ इसके साथ आ गया बच्चे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। वेट लेट्स सपोज या मास, मास का बच्चे ऐसे यूनिट क्या होता है, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है किलोग्राम। क्या होता है बच्चे किलोग्राम। अब एटम के साथ हम किलोग्राम नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो किलोग्राम है ना बच्चे ये बेसिकली लार्ज या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ये यूनिट अप्लाई होता है, जो बड़े यूनिट्स होते हैं मिसाल के तौर पर मीन जो आम आँख से नज़र आ सकें। लेकिन अगर हम बच्चे बात करें एटम की, किसकी बच्चे एटम की, तो एटम बहुत ही स्मॉल है जो आम आँख से भी नज़र नहीं आता। तो उस एटम के साथ वर्ल्ड किलोग्राम लगाना ये सही नहीं होता बच्चे, ये आपके लिए कन्वीनियंट मेथड नहीं है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसको आप कहते हो बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एटम क्या है बच्चे बहुत ज़्यादा स्मॉल है बच्चे, और ये आपको ये आम आँख से भी नज़र नहीं आएगा। कैन नॉट बी सीन,
कैन नॉट बी सीन नेकेड आई, यानी ये आपको आम आंख से भी नज़र नहीं आता जो एटम होता है, क्योंकि ये आम आंख से नज़र नहीं आता, ये आपको मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इस तरह की जो दूसरी टेक्निक्स हैं उस तरह से ये आपको एटम नज़र आएगा। इसी वजह से इसके लिए हम एक और यूनिट बच्चे या एक और फर्दर प्रोसीजर इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसको बच्चे आप कहते हो रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हो बच्चे? रिलेटिव एटॉमिक मास। और आगे वही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चे। अच्छा बच्चे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं बच्चे। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, ठीक है ना, ये आपके नॉमेनक्लेचर को बच्चे क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो उसने बच्चे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के लिए ना 2 एलिमेंट्स लिए थे कि जिन 2 एलिमेंट्स को आपने स्टैंडर्ड लेना है और बाकी एलिमेंट्स का उन्हीं के साथ कंपैरिजन करके आपने क्या निकालना है बच्चे? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। तो देखें बच्चे, इसमें भी थोड़ी सी बच्चे आप ज़रा क्लेरिफिकेशन कर लें। जो फिज़िक्स वाले थे ना बच्चे, फ़िज़िक्स में हम क्या यूज़ करते थे? हम इसमें लेते थे बच्चे 1/16 ऑफ द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, यानी आपने लेना ऑक्सीजन एटम, उसका एटॉमिक मास क्या था बच्चे? 16। जस्ट उसी को लेना है और बाकी एलिमेंट्स का उसके साथ बच्चा आपने क्या कर लेना है? कंपैरिजन कर लेना है। उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि दूसरा एलिमेंट इसकी निस्बत कितना हैवी या कितना उसके साथ बच्चे लाइट वेट है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ बच्चे। इधर देखें, इधर बच्चे मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे, इसका एटॉमिक मास कितना है बच्चे? 16। अच्छा बच्चे, इधर बच्चे मैं ले लेता हूँ बच्चे लेट्स सपोज हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? हीलियम का 4। तो जब ऑक्सीजन और हीलियम के उनके मास का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब इधर मैं कितने हीलियम रखूँगा बच्चे? 4। ये देखें, एक हीलियम एटम, दूसरा हीलियम एटम, तीसरा हीलियम एटम, चौथा हीलियम एटम, तब ये जाके दोनों क्या होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसको मैंने क्या लिया था बच्चे? स्टैंडर्ड। इसको स्टैंडर्ड लेने के बाद मुझे पता चल गया कि अगला जो एलिमेंट है, जो हीलियम या जो भी है जिसका मैं ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो इस ऑक्सीजन की निस्बत 4 टाइम्स क्या है बच्चे? लाइट वेट है। 4 टाइम्स क्या है बच्चे? लाइट वेट है। या दूसरे लफ्ज़ों में जो ऑक्सीजन है वो हीलियम की निस्बत 4 टाइम्स क्या है बच्चे? हैवी है। 4 टाइम्स क्या है बच्चे? हैवी है। 4 टाइम्स क्या है बच्चे? हैवी है। तो इसको बच्चे आप नोट कर लें, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं बच्चे। इसको दोबारा में हम समझ लेते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, ये तो हमने फिज़िक्स में डिस्कशन कर ली। अब हम आगे लेंगे बच्चे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या हम करते थे? केमिस्ट्री में बच्चे हम ऑक्सीजन का एक एलिमेंट या आइटम नहीं लेते थे, बल्कि हम ऑक्सीजन के लेते थे बच्चे एसोटोप्स। क्या लेते थे बच्चे? एसोटोप्स। अब लेट्स सपोज फिज़िक्स में हम क्या करते थे? खाली ऑक्सीजन 16 ले लेते थे, लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? इसके एसोटोप्स ले लेंगे। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इन तीनों का बच्चे फिर हम क्या लेंगे? एवरेज मास। क्या लेंगे बच्चे? एवरेज मास। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे। उसका एवरेज मास लेकर जो फिर उसका आंसर आएगा उसका फिर दूसरे एलिमेंट के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। जो बच्चे आंसर आएगा उसको फिर हम क्या कहेंगे बच्चे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहेंगे बच्चे? रिलेटिव एटॉमिक मास। पॉइंट क्लियर हुआ है बच्चे? यानी जब 1961 में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो स्टैंडर्ड आपको दिया था वो दिया था बच्चे आपको ऑक्सीजन 16। अब फिज़िक्स में बच्चे हम क्या करते थे? ऑक्सीजन 16 जस्ट एक ही एलिमेंट ले लेते थे, लेकिन उससे रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप कोई मिक्सचर निकालते तो उसमें ऑक्सीजन खाली 16 नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन अपनी एसोटोपिक फॉर्म में भी मौजूद होगी। ऑक्सीजन 16 भी मौजूद होगी उस सैंपल में, 17 भी और ऑक्सीजन 18 भी। तो इसी वजह से केमिस्ट्री में फिर हम उन तमाम का एटॉमिक मास लेते थे, जिस उसका फिर दूसरे एलिमेंट के साथ हम कंपैरिजन करते थे, जिसको आप बच्चे कहते हो रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो न्यू लेटेस्ट रिसर्च है उसमें हम ऑक्सीजन 16 नहीं, बल्कि उसमें बच्चे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कार्बन 12।
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1961 में IUPAC ने ऑक्सीजन को क्यों यूज़ किया था, कार्बन को क्यों नहीं यूज़ किया था, और आजकल लेटेस्ट रिसर्च में रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 क्यों यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन 16 क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो इसको भी ज़रा फर्दर हम देख लेते हैं बच्चे। उस वक्त बच्चे ये जो ऑक्सीजन थी ना बच्चे, ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखती थी ऑक्सीजन, और बदले में क्या बना देती थी बच्चे, ऑक्साइड। यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या थी बच्चे, बहुत ज़्यादा थी। इसी रिएक्टिविटी की बेस पे तो उस वक्त हमने स्टैंडर्ड किसको लिया था बच्चे, ऑक्सीजन को लिया था। जस्ट ये उसकी एक ही रीज़न है कि ऑक्सीजन जो थी वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की एबिलिटी रखती थी, बदले में वो क्या बना देती थी बच्चे, ऑक्साइड। इसी वजह से हम इसको बतौर क्या लेते थे बच्चे, स्टैंडर्ड लेते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें बच्चे हम किस चीज़ को लेते हैं बच्चे, कार्बन 12। अब हम इधर लिख लेते हैं कि हम कार्बन 12 क्यों यूज़ करते हैं। ये इधर बेशक आप हेडिंग भी दे सकते हैं बच्चे, रीज़न फॉर सेलेक्टिंग कार्बन 12। किस चीज़ के लिए बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। किस चीज़ के लिए बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो लेटेस्ट रिसर्च है बच्चे, उसमें हम कार्बन 12 क्यों यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन 16 क्यों नहीं यूज़ करते, तो उसकी रीज़न बच्चे आप सुन लीजिए। सबसे पहले बच्चे, अब हमारे पास होते हैं बच्चे कार्बन के 3 एसोटोप्स। एसोटोप्स क्या होते हैं बच्चे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन जिनका मास नंबर क्या हो बच्चे, या डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर बच्चे कार्बन 612, कार्बन 613 और ये आपके पास है कार्बन 614। अब इधर आप गौर से देखें बच्चे, तीनों का जो एटॉमिक नंबर, जो ये जो लोअर वैल्यू है लेफ़्ट साइड पे Z, वो तो सेम है। वो क्या है बच्चे, सेम। इस वाले की भी 6 है, इस वाले की भी और इस वाले की भी, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास क्या है बच्चे, चेंज है। तीनों का एटॉमिक मास क्या है बच्चे, चेंज है। एक का 12 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का बच्चे क्या है, 14 है। मतलब वो ऐसे एटम्स, एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको बच्चे हम क्या नाम देते हैं बच्चे, आइसोटोप्स। क्या नाम देते हैं बच्चे, आइसोटोप्स। तो कार्बन के हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं बच्चे, 3 आइसोटोप्स। कितने आइसोटोप्स हैं बच्चे, 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। अब इसी को हम देख लेते हैं, इसमें हमने कार्बन 12 को ही क्यों सिलेक्ट किया है। अब देखें बच्चे, सबसे पहले ये रीज़न है बच्चे, जो आपके पास कार्बन 614 है आपके पास, ये होता है बच्चे रेडियो एक्टिव। क्या होता है बच्चे, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब ये क्या होगा बच्चे, लेस स्टेबल। रेडियो एक्टिव का दूसरे लफ्ज़ों में क्या मतलब है बच्चे, लेस स्टेबल। अच्छा बच्चे, अब दूसरे नंबर पे आपके पास क्या बच रहे हैं, 2 एलिमेंट्स। एक बच्चे आपके पास बच रहा है कार्बन 612, दूसरा आपके पास क्या बच रहा है बच्चे, कार्बन 613। तो आगे इनकी रिलेटिव अबंडेंस देख लें। जो आपके पास कार्बन 612 है, कार्बन 612, इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है बच्चे, ये है 98.89%। कितने बच्चे, 98.89%। अच्छा बच्चे, तो 1 पॉइंट कुछ आई थिंक 01 है या 02 है, वो आपके पास क्या है बच्चे, कार्बन 613। वो आपके पास क्या है बच्चे, कार्बन 613। तो दूसरी रीज़न ये है कि इन दोनों में, कार्बन 612 और कार्बन 613 में जो मोस्ट अबंडेंट है वो आपके पास क्या है बच्चे, कार्बन 612। ठीक है बच्चे, दोबारा भी इसको हम देख लेते हैं, इसका दूसरे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट बच्चे आप क्या बनाओगे कि कार्बन के ये जो 3 एसोटोप्स है उसमें ये जो कार्बन 612 है, ये आपके पास क्या है बच्चे, एक तो है ये बच्चे मोस्ट एबंडेंट। क्या है बच्चे, मतलब इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा है, मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट एबंडेंट कितनी है, ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू बच्चे 98.89%। अच्छा बच्चे, दूसरी इसकी क्या रीज़न है बच्चे, मोस्ट स्टेबल। क्या इसकी रीज़न है बच्चे, मोस्ट स्टेबल। गुड बच्चे, मोस्ट स्टेबल। तीसरी इसकी क्या रीज़न है बच्चे, इजीली अवेलेबल, कि ये आसानी से आपको मिल जाता है, इजीली, और इतना महंगा भी नहीं है इतना ज़्यादा बच्चे, इजीली अवेलेबल। ठीक हो गया बच्चे। फोर्थ इसकी क्या रीज़न है, फोर्थ इसकी रीज़न है बच्चे, इसकी कैटिनेशन शो करने की एबिलिटी, लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी।
इसी कैटिनेशन की वजह से बच्चे आपको ये जो कार्बन है ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में आपको ये नज़र आएगी, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में, मतलब इसके पाए जाने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चे 3-4 कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम रिलेटिव एटॉमिक मास में किसको बतौर स्टैंडर्ड लेंगे बच्चे, कार्बन 12 को। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे। तो रीज़न तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी बच्चे। ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे, मोस्ट एबंडेंट। कितनी है इसकी एबंडेंट, कितना मतलब ये मिकदार में पाया जाता है बच्चे, 98.89%। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम कार्बन का एक सैंपल हो तो उसमें 98.89 ग्राम आपके पास क्या होगा बच्चे, कार्बन 612। अच्छा बच्चे, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्या बच्चे। अच्छा बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको रिप्रेजेंट बच्चे किससे करते हैं, इसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ए आर से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चे, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज compared to 1/12 of the mass of isotope carbon 12। अब देखें, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब ये हमारे पास कोई अननोन एटम या एलिमेंट है, ठीक है ना बच्चे, अननोन एटम या एलिमेंट है, उसका अब आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किससे करना है बच्चे, किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट से। और स्टैंडर्ड एलिमेंट मेरे पास क्या है बच्चे, कार्बन 12। अब लफ्ज़ मैंने इधर क्या लिखा है, एसोटोप। इसकी क्या वजह है, क्योंकि कार्बन 612 भी होता है, कार्बन 613 भी होता है, कार्बन 614 भी होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में ये वाला एसोटोप भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, कौन सा लेना है बच्चे, कार्बन 12 वाला। इसी वजह से इसके साथ हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं बच्चे, एसोटोप। अच्छा बच्चे, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है तो इसका जो यूनिट होगा आप उसके साथ लिख लेंगे बच्चे। रिलेटिव टर्म होने की वजह से इसका कोई यूनिट नहीं, वो आगे मैं बच्चे पॉइंट लिख देता हूँ बच्चे। इसको भी हम फर्दर फिर एक्सप्लेन करते हैं, इसकी वैल्यू किस तरह निकालते हैं ETC। अच्छा बच्चे, क्योंकि ये बच्चे क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। कौन सी टर्म है बच्चे, रिलेटिव टर्म। कौन सी टर्म है बच्चे, रिलेटिव टर्म। इसी वजह से इसका यूनिट कोई नहीं है, नो यूनिट। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना बच्चे कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, तो बच्चे आप क्या कहोगे, इसका कोई यूनिट नहीं। वजह उसकी क्या है, उसकी वजह ये है, ये एक बच्चे रिलेटिव टर्म है, ये एक कंपैरेटिव टर्म है बच्चे। अच्छा बच्चे, इसको नोट कर लें बच्चे, आगे हम देखते हैं। अच्छा बच्चे, तो रिलेटिव टर्म होने की वजह से इसका यूनिट कोई नहीं है बच्चे। अच्छा बच्चे, आगे एक और टर्म बच्चे हम इसमें देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको रिप्रेजेंट बच्चे करते हैं AMU से, या आजकल इसको बच्चे लेटेस्ट रिसर्च में इसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे खाली U से। इसकी वैल्यू भी गिवन होती है, क्या वैल्यू होती है बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट की AMU, या खाली आप U लिख लें, वो होती है बच्चे 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं कि 1 एटॉमिक मास 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के किस तरह बच्चे इक्वल होता है। इसको बच्चे हम ज़रा प्रूफ कर लेते हैं। ये बच्चे आपने ध्यान से देखना है बच्चे। अच्छा बच्चे, हम प्रूफ किसको करने जा रहे हैं बच्चे, कि आपके पास ये जो 1 AMU होता है ये 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम के किस तरह इक्वल होता है। अब इधर देखें बच्चे, कार्बन 12, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास में आप स्टैंडर्ड किसको लेते हो, कार्बन 12 को। जो इसका एटॉमिक मास है ना 12, इसी के साथ आप लगा देते हो बच्चे 12 AMU के। कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 12। अच्छा बच्चे, कार्बन 12 ये किसको शो कर रहा है बच्चे, एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चे, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें बेसिकली होता है बच्चे 6 प्रोटॉन होंगे और 6 आपके पास क्या होंगे बच्चे, न्यूट्रॉन, और उनका मजमुआ क्या आ रहा है बच्चे, 12 AMU। अब इधर देख लें बच्चे, प्रोटॉन का मास देख लें। एक प्रोटॉन
उसका जो मास होता है बच्चे वो होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। और एक जो न्यूट्रॉन होता है बच्चे, एक न्यूट्रॉन, उसका जो मास होता है बच्चे 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखें इधर आपके पास देखें कितने प्रोटॉन है बच्चे, 6 प्रोटॉन। तो इधर मैं लिख दूंगा बच्चे 6, प्रोटॉन की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें बच्चे आप, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा बच्चे आगे हम क्या करेंगे बच्चे, न्यूट्रॉन ले लेंगे। आपके पास कितने न्यूट्रॉन है बच्चे, 6। अच्छा न्यूट्रॉन की जगह बच्चे आप क्या वैल्यू पुट करोगे, 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। और किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, 12 AMU के। इसको बच्चे ज़रा मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बच्चे। अच्छा बच्चे आपके पास है बच्चे 1.672 मल्टीप्लाई 6, आंसर आ रहा है बच्चे 10.032, 10.032 ठीक हो गया। और साथ आप में क्या आ रहा है बच्चे आपके पास, मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा बच्चे प्लस 1.674 को ज़रा 6 से बच्चे आप मल्टीप्लाई कर लें, 1.674 मल्टीप्लाई बच्चे आपके पास है 6, तो आंसर आ रहा है 10.044। आपके पास बच्चे ये आंसर आ रहा है 10.044 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। और ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, 12 AMU के। अब इसमें क्या होगा बच्चे, 10⁻⁻24 बच्चे ये आपने ले लेना है कॉमन, और 10.032 10.044 को आपने क्या कर लेना है बच्चे, ऐड कर लेना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा बच्चे 20.42 का 6, 43 का 7, 12 तो ये बच्चे आपके पास आंसर आएगा 12.076। 10.032 प्लस 10.044, इन दोनों को बच्चे आप क्या करोगे बच्चे, ऐड करोगे तो आंसर ये आएगा। और 10⁻⁻24 दोनों में बच्चे क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन हो जाएगा। और आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 12 AMU में। अब बच्चे दोबारा देख लें, यानी 12 AMU की बजाय अगर हम इसको क्या लेना चाहें बच्चे, 1 AMU। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको ज़रा देख लीजिए। यानी मेरे पास जो 12 AMU है बच्चे वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, 20.076 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 AMU की। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे, 1 AMU की। तो इसको ज़रा बच्चे आप देख लें, 12 की जगह बच्चे इधर मैं लिख लूँगा 1 AMU। तो ये क्या हो जाएगा, 20.076 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये जब आप सारा प्रोसेस कर लोगे बच्चे तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा बच्चे 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखें आपकी बुक में जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66, और इधर हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चे 1.67। तो कुछ बुक्स में बच्चे ये 1.66 भी है, कुछ बुक्स में ये बच्चे 1.67 भी है। तो इसको बच्चे आप नोट कर लें, आगे फिर हम प्रोसीड करते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे माजरत बच्चे ये कैमरे की वजह से थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। मज़ीद हम इसको देख लेते हैं। इतना तक आप सब बच्चों ने नोट कर लिया ना बच्चे। तो हमारे पास 1 AMU किसकी इक्वल है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसको दोबारा भी देख लेते हैं। अच्छा बच्चे यानी हमारे पास बच्चे जो 1 AMU की वैल्यू थी वो क्या थी बच्चे, जो हमने अभी निकाली थी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब होता है क्या बच्चे, कुछ लोग कहते हैं ये जो 1 AMU है बेसिकली ये इक्वल है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के। किसके इक्वल है बच्चे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के। अब हम इसको प्रूफ करके निकालते हैं ये किस तरह। अब देखें बच्चे हाइड्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी क्या है आपके पास 1, यानी उसमें Z की वैल्यू क्या होगी बच्चे 1,
और उसमें P की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे 1 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बच्चे 1। अगर अब आपने इसमें से क्या निकालने हैं बच्चे, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन किस तरह निकालोगे बच्चे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की वैल्यू उसमें से क्या कर दोगे माइनस। ये जो 1 लिखा हुआ है ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे उसके एटॉमिक मास को। तो ये हो जाएगा बच्चे एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड, जेड की जगह आ जाएगा प्रोटॉन प्लस क्या आ जाएगा बच्चे न्यूट्रॉन। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चे, अब आपके पास गिवन है 1, जेड और पी की वैल्यू भी क्या है 1, न्यूट्रॉन है आपके पास ये 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 0, मतलब उसमें न्यूट्रॉन क्या है बच्चे 0। अब इस पॉइंट को समझिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमने लेना नहीं है ना बच्चे, हमने लेना था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। अच्छा बच्चे न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है तो पीछे आपके पास क्या बच गया बच्चे 1 प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन या खाली एक प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चे 1 पॉइंट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बच्चे जो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप गौर से देखें बच्चे ये वैल्यू 1 AMU और है प्रोटॉन की, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है हाइड्रोजन से, तो ये वैल्यू दोनों क्या हैं बच्चे सेम है, ये वैल्यू दोनों क्या हैं बच्चे सेम है। इसी वजह से 1 AMU को बच्चे आप हाइड्रोजन भी कह सकते हो। ठीक हो गया बच्चे, ये दोनों सेम ही हैं बच्चे, मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना ये इससे भी टैली कर जाती है, तो इसको भी बच्चे आप नोट कर लें बच्चे। बच्चे अब आपको ये सारा क्लियर हो चुका है बच्चे कि 1 AMU किसके इक्वल हो सकता है बच्चे, प्रोटॉन के इक्वल भी हो सकता है। अच्छा बच्चे अब हम अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं बच्चे जो हमारा है एवरेज एटॉमिक मास। तो होपफुली आपको बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास का तो पता चल गया होगा ये किस तरह बच्चे प्रोटॉन के इक्वल होता है। अच्छा बच्चे आगे है बच्चे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मतलब हम उसमें एवरेज एटॉमिक मास ही क्यों लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले एलिमेंट के लेने हैं आइसोटोप्स। क्या लेने हैं बच्चे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स लेने के बाद उन तमाम आइसोटोप्स के आपने ले लेने हैं बच्चे एटॉमिक मास। क्या लेने हैं बच्चे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लेने के बाद ये है पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे बच्चे आपने उनकी ले लेने बच्चे नेचुरल एबंडेंस के वो कितना मौजूद है नेचुरली, या उसको परसेंटेज एबंडेंस का नाम भी बच्चे आप दे सकते हो। ठीक है बच्चे परसेंटेज एबंडेंस। तो एटॉमिक मास और परसेंटेज एबंडेंस इन दोनों को लेने के बाद तीसरे नंबर पे आपने क्या करने हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने कर लेना है बच्चे ऐड। तो ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा बच्चे वो आपके पास क्या होगा बच्चे एवरेज एटॉमिक मास। और दूसरी बात परसेंटेज एबंडेंस हमेशा आपके पास होगी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब वो वैल्यू होगी इशारिया में। मिसाल के तौर पर जब हमने लिया था कार्बन 612 को तो उसकी परसेंटेज एबंडेंस क्या थी बच्चे 98.89%। ये देखें फ्रैक्शन। तो परसेंटेज एबंडेंस इस फ्रैक्शन में होने की वजह से आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है बच्चे ये भी हमेशा किस में होगा बच्चे फ्रैक्शन में होगा। ये जहन में रख लें, ये भी हमेशा किस में होगा बच्चे फ्रैक्शन में होगा। जो हम खाली मास नंबर लेंगे ना बच्चे, मास नंबर या दूसरा इसका हमने क्या नाम रखा था बच्चे न्यूक्लियन नंबर, इसमें क्योंकि हमने आइसोटोप्स नहीं लिए थे तो इसलिए इसका आंसर हमेशा क्या होगा बच्चे होल नंबर। क्या होगा बच्चे होल नंबर। अच्छा बच्चे लेकिन ये जो हम बच्चे एवरेज एटॉमिक मास लेंगे इसमें क्योंकि हम आइसोटोप्स ले रहे हैं और साथ हम उसकी क्या ले रहे हैं बच्चे परसेंटेज एबंडेंस, और परसेंटेज एबंडेंस हमेशा किस में होती है बच्चे फ्रैक्शन में होती है। तो इसी वजह से जो आपका एवरेज एटॉमिक मास है AMU है बच्चे ये हमेशा बच्चे इसकी वैल्यू किस में होगी बच्चे फ्रैक्शन में होगी। किस में होगी बच्चे फ्रैक्शन में होगी। क्यों फ्रैक्शन में होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एक तो है उसका आइसोटोप्स, दूसरा उसमें क्या है बच्चे परसेंटेज एबंडेंस। ये दो रीज़न है बच्चे इसकी वजह से। अगर लेट्स सपोज बच्चे आपको ये बिल्कुल ये आखिरी लाइन नज़र नहीं आ रही कैमरे की वजह से तो माजरत मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूँ बच्चे, या आप ज़बानी सुन लें कि मास नंबर होल नंबर होगा लेकिन आपके पास जो एटॉमिक मास AMU है वो आपके पास होगा फ्रैक्शन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स प्लस परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा बच्चे आपके फर्स्ट ईयर में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली आता है, यही आता है कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शन में क्यों होता है और जो मास नंबर होता है वो होल नंबर में क्यों होता है। तो आप आंसर क्या दोगे बच्चे कि मास नंबर में हम खाली लेते हैं बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन,
इसमें ना तो हम परसेंटेज अबंडेंस लेते हैं और ना ही बच्चे हम उसके आइसोटोप्स लेते हैं, इसी वजह से उसका आंसर क्या होता है बच्चे, होल नंबर। लेकिन जब हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे उसमें हम आइसोटोप्स भी लेंगे बच्चे और उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी लेंगे, इसी वजह से उसका जो आंसर आता है वो किस में आता है बच्चे, फ्रैक्शन में आता है। अब फर्स्ट ईयर से रिलेटेड और परसेंटेज अबंडेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, तो सबसे पहले हम इबारत देख लेते हैं बच्चे। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल बच्चे आ रहा है ना, हाँ बच्चे, वो एग्जांपल नंबर 1 बच्चे देख लें, मेरे पास ये नोट्स पड़े हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1 कोई 6-7 के करीब बच्चे मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1 देख लें बच्चे। उसमें कह रहा है बच्चे कि आपने लेने क्लोरीन मालिक्यूल और उसके आपने लेने हैं बच्चे, बल्कि इसको बच्चे हम उठा ही लेते हैं। क्लोरीन है बच्चे आपके पास, उसमें उसने कहा कि आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 37, दूसरा आपके पास है बच्चे क्लोरीन 35। ठीक हो गया बच्चे। साथ उसने बता दिया उसकी परसेंटेज, क्लोरीन 37 की परसेंटेज कितनी है बच्चे, 75%। क्लोरीन सॉरी बच्चे, क्लोरीन 37 की जो परसेंटेज है बच्चे वो है आपके पास 20%, और क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज है बच्चे वो आपके पास है बच्चे 75%। अब उसने आपसे क्या पूछा बच्चे, एटॉमिक मास बताना है या हमने उसका क्या बताना है बच्चे, एटॉमिक वेट बताना है बच्चे। ये जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है ना बच्चे, इसी को ही एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। तो आपने इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, एटॉमिक मास या इसको क्या कहते हैं बच्चे, एटॉमिक वेट। तो किस तरह निकालते हैं बच्चे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, इसको आप रिप्रेजेंट करो बच्चे एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करो बच्चे, एक्स से। तो सबसे पहले आपने क्या लेना बच्चे, उनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या लेनी है बच्चे, परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस लेने के बाद जो आइसोटोप्स ले रहे हो, जो एलिमेंट ले रहे हो, उसके बाद उसका आपने लेना है बच्चे एटॉमिक मास। क्या लेना है बच्चे, एटॉमिक मास। फिर इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं बच्चे उसकी भी आपने क्या लेनी है बच्चे, परसेंटेज अबंडेंस, और उसको भी मल्टीप्लाई करना है बच्चे एटॉमिक मास से। उसको बच्चे फिर आपने डिवाइड कर देना है उसकी टोटल परसेंटेज अबंडेंस से। टोटल परसेंटेज, यही न्यूमेरिकल के अंदर यही फार्मूला बार बार अप्लाई होगा। अब इसको इधर भी हम अप्लाई कर लेते हैं बच्चे। अब देखें बच्चे, इधर देखें बच्चे। अच्छा बच्चे, हमने किसका निकालना है बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालना है बच्चे, क्लोरीन का। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चे आप इसको ले लें, ठीक है ना बच्चे। तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 आपके पास कितनी आ रही है बच्चे, 25, और साथ में उसका बच्चे आपके पास एटॉमिक मास कितना आ रहा है बच्चे, 37। ठीक है बच्चे, प्लस इस वाले की देख लें, इसमें आपके पास परसेंटेज अबंडेंस है बच्चे 75, एटॉमिक मास कितने बच्चे, 35। अब नीचे बच्चे आपने उसकी क्या करनी है, परसेंटेज अबंडेंस जो है उनको आपने क्या कर लेना है बच्चे, ऐड कर लेना है, 25 प्लस 75। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे, जो भी आंसर आएगा एक्स वाई जेड, वही उसकी क्या होगा बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसको आप नोट कर लें, आगे फिर हम देखते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, ये एग्जांपल तो हमने देख लिया, अब हम दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, दूसरे एग्जांपल में क्या है बच्चे, आपके पास बच्चे अब एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है बच्चे कॉपर का, वो आपके पास है बच्चे 36.5 AMU। अच्छा बच्चे, परसेंटेज अबंडेंस भी उसने आपको दे दिया है। 2 आइसोटोप्स हैं कॉपर के, एक है इसमें बच्चे 3629, और दूसरा बच्चे आपके पास परसेंटेज ऑफ कॉपर 6529। सॉरी, उसने बच्चे आपको क्या किया है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है कॉपर का, एवरेज एटॉमिक मास उसने आपको क्या कर दिया बच्चे, दे दिया है।
फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, दो आइसोटोप्स, एक ये वाला आइसोटोप्स है दूसरा ये वाला आइसोटोप्स है, इनके बच्चे आपने क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे, परसेंटेज अबंडेंस। तो वही फार्मूला ज़रा दोबारा अप्लाई कर लें, वो हम देख लेते हैं बच्चे। अब आपने इसको जहन में रख लेना, वही बच्चे इसमें पिछला फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था वही बच्चे इधर भी क्या होगा बच्चे, अप्लाई होगा। तो इसमें आप एवरेज एटॉमिक मास ले लो कॉपर का, बल्कि डायरेक्टिव हम पुट कर लेते हैं, वो क्या है बच्चे 36.5। अच्छा बच्चे अब इधर देख लें, परसेंटेज अबेंडेंस, दो आपके पास कॉपर थे, एक था आपके पास कॉपर है बच्चे 63, दूसरा आपके पास कॉपर है बच्चे 65। इन दोनों के बच्चे हमें परसेंटेज अबंडेंस गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कार्बन 63, इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो क्या है बच्चे, आपके पास x है। अच्छा बच्चे उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है बच्चे 36 प्लस, अब दूसरे वाले की जो परसेंटेज अबंडेंस है, लफ्ज़ परसेंटेज किसको शो कर रहे हैं, 100 को। 100 में से हमने x को बच्चे क्या कर लिया था बच्चे, सपोज कर लिया था। अब दूसरे में से हम क्या कर लेंगे, उसमें से x को माइनस कर लेंगे, दूसरे का एटॉमिक मास लिख लें 65, ठीक है बच्चे। अच्छा भैया डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज अबंडेंस क्या है, फर्स्ट वन की परसेंटेज अबंडेंस है x, दूसरे वाले की क्या है बच्चे 100 माइनस x, ठीक है बच्चे। इसको अगर आप सॉल्व करें बच्चे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा बच्चे 63x, कैलकुलेटर से बच्चे हम साथ कर लेते हैं, 63x आगे बच्चे आएगा, ये 6500 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बच्चे 6500। अच्छा बच्चे आगे ये हो जाएगा माइनस x, 65 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बच्चे 65x। अब ये कहें ये नीचे देख लें, x प्लस 100, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा x, इधर क्या है बच्चे आपके पास आंसर 63.5, प्लस का x माइनस का x आप एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे बच्चे कैंसल, माइनस 65x में से 63x माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2x क्या आएगा बच्चे। तो ये 100 अगर इधर चला जाएगा तो ये बच्चे आपका हो जाएगा 63.5 मल्टीप्लाई 100, ये आपका हो जाएगा बच्चे 6350 इज इक्वल टू, ये 100 इधर बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर बच्चे आपका क्या हो जाएगा 6500 माइनस 2x। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, माइनस 2x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा बच्चे, और 6500 में से 6350 आपने क्या कर देना है बच्चे, माइनस कर देना है। ये भी हम कर लेते हैं बच्चे, 6500 माइनस 6350 इज इक्वल टू 150। अच्छा ये इधर 2 डिवाइड, इधर भी 2 डिवाइड, आंसर आएगा बच्चे 75। यानी ये जो कॉपर 63 इसको हमने बच्चे क्या सपोज किया था x, तो इस x की वैल्यू क्या है बच्चे 75। इधर बच्चे जगह नहीं है, इधर दोबारा हम देख लेते हैं, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चे 75, यानी x आपके पास इक्वल है बच्चे 75, और ये x हमने किसके साथ लगाया था, कॉपर 63 के साथ। कॉपर 65 के साथ हमने लगाया था 100 माइनस x, माइनस x में हम क्या लगाएंगे बच्चे 75, आंसर आएगा बच्चे 25। तो 100 माइनस x हमने कॉपर 65 के साथ लगाया था, तो ये उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी आपने निकाल लिया। यानी फार्मूला सेम अप्लाई होगा, जस्ट आप उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी बच्चे, इसको भी नोट कर लेंगे। आगे भी एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चे। हम हो गया बच्चे, हम अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे, लास्ट एग्जाम्पल बच्चे हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर कोई मसला हो तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए क्वेश्चन। अगला बच्चे बोरान का, कि बोरान जो है आपके पास बच्चे उसके यहाँ बच्चे 2 आइसोटोप्स और उनका एटॉमिक मास उसने बच्चे आपको दे दिया है। अच्छा बच्चे उस एटॉमिक मास है 10.01, एक का बच्चे एटॉमिक मास है बच्चे 10.01%। अच्छा बच्चे और दूसरे का एटॉमिक मास क्या है बच्चे, बोरान दूसरे का एटॉमिक मास उसने दिया बच्चे 11.01। अच्छा टोटल एटॉमिक वेट बोरान का कितना उसने दे दिया बच्चे आपको है, वो है 10.18। इसमें भी अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज अबंडेंस। ये है बेसिकली 10 और ये है 11, तो वही सेम जो पिछला मेथड हमने अप्लाई किया था इधर भी वही मेथड अप्लाई होगा। तो इधर आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा बच्चे परसेंटेज अबंडेंस बोरान 10 की हमें गिवन नहीं है, इसको x सपोज कर लें, ठीक है बच्चे। अब एटॉमिक मास लेते हुए अब आपने क्या करना है बच्चे, एटॉमिक मास लेते हुए आपने ये लेना है 10.01, ये 10 नहीं लेना है, ये एवरेज एटॉमिक मास है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो इधर आप क्या पुट करोगे 10.01 प्लस,
अच्छा बच्चे, इस वाले बोरान का भी हमें एटॉमिक मास गिवन है, कितने बच्चे 11। अच्छा बच्चे, साथ में उसका एवरेज एटॉमिक मास भी गिवन है, लेकिन परसेंटेज अबंडेंस नहीं दी। तो इधर मैं 100 माइनस एक्स ये शो करेगी परसेंटेज अबंडेंस को। आगे ये क्या आ गया बच्चे आपके पास 11.01 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। तो आगे वही जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने मेथड बच्चे अप्लाई किया था, इधर भी बच्चे वही मेथड अप्लाई होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये सारे जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी ये आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल भी बच्चे समझ आ गए होंगे। इसके अलावा मज़ीद अगर आप समझते हैं कि इस टॉपिक में कोई चीज़ समझने लायक है तो आप हमें बच्चे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उसका भी हम सोल्यूशन ले आएंगे बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सब दुआ गो होंगे बच्चे, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।